भाई भाभी की शादी की रात मैंने कमरे में कैमरा लगा दिया ताकि भाभी की फिल्म देख सकूं। जैसे ही भाई भाभी के पास आए थे और मैं बहुत खामोशी से कमरे में आया और मैंने अपना लैपटॉप निकाला और गोद में रख लिया। आने वालों के पलों को देखने के लिए पूरी तरीके से मैं तैयार था। यह पल मेरे बड़े भाई की शादी की रात के पल थे और उन पलों की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए भी तैयार था कि अचानक मैंने लैपटॉप पर भाभी को भाई के साथ कुछ ऐसी हरकत करते हुए देखा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग आया और भाभी के कमरे की तरफ भाभी भाई का वैसे तो सब कुछ ठीक था। पूरे घर वाले खुश थे क्योंकि मेरे बड़े भाई की शादी थी। लेकिन अगर इस घर में कोई खुश नहीं था तो वह मैं था। मैं अपनी परेशानी को छुपाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं खुद ब खुद चिड़चिड़ा हो रहा था और मैं बिना वजह चीज़ों की तोड़फोड़ कर रहा था। लेकिन मेरी इस तोड़फोड़ का कोई भी फायदा नहीं हुआ और फालतू में मैंने अपने ही कमरे का नुकसान किया था। बाहर तक मेरी कोई आवाज़ ही नहीं जा रही थी क्योंकि बाहर जो बहुत हंगामा था मेरे बड़े भाई की शादी को लेकर और पूरा खानदान इकट्ठा। काफ़ी दिनों से हमारे घर में किसी का ध्यान मुझ पर नहीं था, सब ध्यान मेरे बड़े भाई पर था और पूरे घर में उन्हीं की बातें चल रही थी। मेरे बड़े भाई से मुझे शुरू से नफरत थी, ना जाने क्यों यह नफरत इतनी होनी नहीं चाहिए थी। वह मेरा सगा भाई था लेकिन फिर भी वह मुझे अच्छा नहीं लगता था। उनके गुस्से की वजह से इस घर में मेरे बड़े भाई की सुनी जाती थी और हम सब घर वालों को उसका आर्डर को पूरा करना होता था। अगर कहा जाए कि माँ बाप को अपनी औलाद में सबसे ज़्यादा मेरे बड़े भाई से मोहब्बत थी तो यह कहना गलत नहीं होगा। हालांकि मैं छोटा बेटा था और छोटा बेटा लाडला होता है, लेकिन यहाँ तो गंगा उल्टी ही बह रही थी। शुरू से बड़े भाई को ही अहमियत दी जाती थी, लेकिन आज इनकी शादी की वजह से कुछ ज़्यादा ही अहमियत दी उससे मिल रही थी और यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें सिर्फ अहमियत ही नहीं मिल रही थी बल्कि उन्हें मेरे बचपन की मोहब्बत भी मिल रही थी, जिसे मैं अपने बचपन से बहुत ज़्यादा चाहा था, बहुत ज़्यादा प्यार किया था। उसका नाम माही था। माही मुझे शुरू से ही पसंद थी और बड़े होकर यह पसंद बहुत ज़्यादा प्यार में बदल गई और प्यार में जुनून इश्क की शुरुआत ले ली। और अब जब प्यार जुनून बन जाए तो इंसान अपने बस में नहीं होता और अगर कोई उसे इसका यह इश्क छीन ले तो इंसान पागल हो जाता है और मैं भी पागल ही होता जा रहा था। पिछले महीने बहुत ही खुशी के दिन गुजर रहे थे। मेरे घर में कहीं जाने की तैयारियां चल रही थी। मेरी माँ बहुत अच्छे से तैयार होकर कहीं जाने को कह रही थी। मैंने उनसे कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं माही के लिए अपने बेटे का हाथ मांगने जा रही हूँ। यह बात उन्होंने मेरे गाल पर अपने हाथ से प्यार करते हुए कहा तो मैं खुश हो गया और मुझे लगा कि मेरी माँ मेरा रिश्ता लेकर जा रही है माही के घर। मेरे सर पर धमाका तब हुआ जब मुझे मालूम हुआ कि माही से मेरी नहीं, मेरे बड़े भाई का रिश्ता तय हुआ है। तो मैं अपनी माँ के पास गया और मैं उनसे कहा कि आपने यह क्या कर दिया है। मैं माही से प्यार करता हूँ और आपने मेरा प्यार को मेरे भाई के हवाले कर दिया। मैं तो समझा कि आप मेरे रिश्ते की बात करने जा रहे हैं। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मुझे बिल्कुल भी उसकी उम्मीद नहीं थी। मेरी माँ ने कहा कि शर्म करो, तुम्हारे भाई की होने वाली बीबी है, तुम्हारे भाई ने उसे पसंद किया है और अब वह तुम्हारी भाभी बनने जा रही है और तुम इसके लिए इस तरह के गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए माही के बारे में अब, क्योंकि वह तुम्हारी भाभी बनने वाली है। यह मेरी माँ की तरफ से पड़ा हुआ थप्पड़ नहीं था। यह थप्पड़ तो जैसे किस्मत ने मुझे मारा था। इस थप्पड़ के पड़ने के बाद मैं गुस्से में आ गया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं और कुछ देर के लिए घर छोड़कर चला गया। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। मेरे माँ बाप मुझसे नाराज़ थे और अभी तो बड़े भाई को मालूम भी नहीं था कि मैं किस बात पर नाराज़ हूँ। कुछ दिन सड़कों के ठोकरें खाने के बाद मजबूरन मुझे घर वापस आना पड़ा क्योंकि मेरे पास रहने के लिए ठिकाना नहीं था और मुझे अपने कमरे के बगैर नींद नहीं आई थी। लेकिन अफसोस इस बात का था कि किसी को मेरी फिक्र ही नहीं थी। हर कोई भाई की खुशी को मनाने में बिजी था और पूरा घर ऐसे सज चुका था जैसे शादी वाले घर होते हैं। मैं तो जैसे अंगारों पर जल रहा था और मैंने फैसला कर लिया था कि मेरे भाई की शादी को बर्बाद करके रहूँगा।
पहले तो यह शादी होने नहीं दूंगा, और अगर यह शादी गलती से हो भी गई तो इसे कामयाब नहीं होने दूंगा। ऐसे मकसद के लिए मैं माही को फ़ोन किया और उससे मिलने को कहा, तो उसने कहा कि वह मुझे नहीं मिलना चाहती। मैंने उसे कहा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ और भाई से शादी करने से मना कर दे। लेकिन जवाब में माही ने मुझे जो कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। माही ने कहा, तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम्हारे बड़े भाई के सामने, बड़े भाई की बहुत अच्छी नौकरी है, उनके पास गाड़ी है, वह एक मेहनती इंसान है और मुझे पसंद है। मैं बहुत खुश हूँ इस रिश्ते से। और तुम हो क्या अपने बड़े भाई के आगे दिन रात आवारागर्दी करते हो? तुम्हारा काम है ना तुम पढ़ाई कर सके, ना कोई मेहनत करते हो और बात करते हो मुझसे शादी करने की। मुझ जैसी लड़की से शादी करने के लिए तुम्हें पहले मेरे लायक बनना पड़ेगा, लेकिन अफसोस, क्या तुम्हारी किसी मेहनत का कोई फायदा नहीं। अब वक्त गुजर चुका है। हाँ, अगर यह रिश्ता तय होने से पहले तुम मेहनत करते, अपने पैरों पर खड़े हो जाते, तो मैं तुम्हारे प्यार को अपना लेती। लेकिन अब तो तुम्हें मेरे बारे में इस तरह सोचना भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी भाभी बनने वाली हूँ और बेहतर इसी में है कि तुम इस प्यार के रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दो। मैं जो पहले से अंगारों में चल रहा था, माही के दिल चीर देने वाली बातों ने तो मुझे जख्मी कर दिया था। मैं बिल्कुल टूट सा गया था। अगर उसे मना ही करना था तो वह सही से मना कर सकती थी, लेकिन उसने तो मेरी तौहीन की थी, मेरी बेइज्जती की थी। अगर वह मेरी बेइज्जती के बगैर मना करती तो शायद मैं मान जाता, लेकिन जिन गलतियों में उसने मुझे मना किया था, वह मना करना नहीं, उसने मुझे धुतकारा था और मेरी बेइज्जती की थी। मैं वह भूल भी नहीं पा रहा था और मेरी हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में खून निकले। फिर वह दिन भी आ गया कि मेरे भाई की शादी माही से हो गई और अगले दिन उसकी विदाई भी थी और मैं अपने कमरे के चक्कर काट रहा था। फिर मुझे एक प्लान सूझा। जितनी तकलीफ मुझे मिल रही थी, मैं उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ अपने भाई और माही सब घर वालों को देना चाहता था। मैं चुप बैठने वालों में से नहीं था। मैं फ़ौरन से मार्केट गया और वहाँ से एक ऐसा कैमरा लेकर आया जो बहुत ही एडवांस कैमरा था। शादी का दिन है तो सब घर वाले शादी में चले गए। पहले मैं भी शादी में गया और जल्दी ही नज़रें बचाकर वहाँ से वापस आ गया। पूरा घर खाली था। मेरे भाई के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था तो कमरा फूलों की सेज से सजा हुआ था और हर तरफ फूल ही फूल बिखरे हुए थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन यह खूबसूरत मंजर तो मुझे अपने अरमानों का जनाजा लग रहा था। मैंने वह कैमरा बहुत चेक करने के बाद बेड से वापस पास एक जगह पर फिट कर दिया था। कैमरा बहुत ही छोटा था, जो किसी के ध्यान में भी नहीं आ सकता था। शायद बहुत ध्यान देने के बाद भी किसी को नज़र आने से रहा। भाई और माही तो आज की रात प्यार भरे लम्हों में खोए हुए होंगे। उन्हें तो पता भी नहीं होगा। इस कैमरे का ब्लूटूथ के जरिए मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया था। अपना यह कारनामा करने के बाद मैं दोबारा से मैरिज हॉल में गया, जहाँ पर बहुत धूमधाम थी। मैं धूमधाम देखने की हरगिज़ में नहीं था। मैं तो सिर्फ इसलिए गया था कि कहीं किसी को मुझ पर शक न हो जाए मेरे ना होने से, और वह लोग मुझे ढूंढने घर तक ना आ जाए और सबको पता ना चल जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब मेरे अंदर थोड़ा सा सुकून आ गया था। थोड़ी देर पहले तो बौखलाया रहा, अब मेरे अंदर एक सुकून सा आ गया था और मुझे खुशी महसूस हो रही थी कि उन दिनों का मजाक खराब करने के लिए मेरे पास कोई तो प्लान मौजूद है जिस पर मैं मज़े करूँगा और आगे की ज़िंदगी में माही को ब्लैकमेल भी कर सकता हूँ। मैंने सोचा था कि शादी की रात की यह वीडियो माही को दिखाकर उसे दिमाग की तकलीफ दूंगा और उसको ब्लैकमेल करूँगा कि वह मुझसे रिश्ता बनाए। उसकी वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। ना जाने मेरे दिमाग में इतने सारे गंदे ख्याल कहाँ से आ गए थे। ना मेरी परवरिश ऐसी थी, ना मेरा खानदान ऐसा था। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन के रूप में बैठे हुए अपने भाई और उसके साथ बैठकर अपने प्यार को देखकर तो मेरी हालत बुरी होने लगी थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन जो भी था, मैंने उनकी खुशियों को बर्बाद करने का सोच लिया था। शादी हो चुकी थी और विदाई का वक्त आया तो मैं भी सबसे पहले घर की तरफ भागकर फूलों से भाई और भाभी का स्वागत करने के लिए सारा रास्ता सजाया था। मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहता था कि मैं उनकी खुशी में खुश हूँ, और वह यह सरप्राइज़ देखकर हैरत में पड़ गए थे, क्योंकि जैसे ही उन दोनों ने गाड़ी से नीचे कदम रखा, वहाँ से लेकर उनके कमरे तक फूल ही फूल बिछा रखे थे। मैंने उनसे कहा,
मैं उनकी खुशी में खुश हूँ और मैंने अपना दिल साफ कर लिया है। मेरी बात सुनकर वह दोनों मुस्कुरा लिए और भाई ने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा। वह दोनों हल्के से चलते हुए अपने कमरे तक आए और छोटी मोटी रस्मों के बाद माही को मेरी बहनों ने उसके कमरे में पहुंचा दिया। मैं भी जल्दी से अपने कमरे में चला गया और लाइट बंद करके कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और फ़ौरन से अपना लैपटॉप ऑन किया, जहाँ पर मैं उनकी शादी की रात को देख सकता था। मैंने देखा कि माही अकेले कमरे में बैठी हुई और मुस्कुराती हुई जा रही थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी और मैं उसके हुस्न में खो गया था और मुझे अपने भाई से जलन महसूस होने लगी थी। कहते हैं जलन का यही ख्याल होता है कि जो चीज़ दूसरे के पास है वह हमें मिल जाए, और अगर वह हमें नहीं मिल सकती तो दूसरों को भी नहीं होनी चाहिए। जलन ने मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही किया था। माही मुझे तो नहीं मिली थी, लेकिन उसकी खुशियों को बर्बाद करने का मेरे पास पूरा पूरा बंदोबस्त था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि अचानक माही उठकर खड़ी हुई। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया कि कहीं इसे मेरी हरकत का पता तो नहीं चल गया। फिर मैंने देखा कि वह सोफे के सामने पड़े हुए टेबल पर रखा जग के पास आई और पानी पीने लगी। तो मुझे थोड़ा सुकून मिला कि वह प्यास की वजह से उठी थी। थोड़ी देर वहाँ उठने के बाद वह फिर से अपने बेड पर आ गई और ठीक होकर बैठ गई और भाई का इंतजार कर रही थी। और भाई भी थोड़ी देर बाद कमरे में आए तो मेरी तो जैसे जलकर राख हो गई थी वह मंजर देखकर। भाई माही के करीब आकर बैठकर और उसे कुछ बात कर रहे थे। यकीन है कि तारीफ कर रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ उनकी वीडियो ही देख सकता था, आवाज़ नहीं सुन सकता था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। उन लम्हों को सोच सोच कर जिन्हें मैं देखना चाहता था, और लम्हों को तो मैं सोच भी नहीं सकता था, और मैं भी लम्हे देखने के लिए तैयार था। लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा हो गया जिसे देखकर मेरे सर पर आसमान गिर गया। मैं भाई और भाभी के कमरे की तरफ भागा और ज़ोर ज़ोर से उनका दरवाज़ा बजाने लगा। माँ पूछने लगी कि तुम क्यों उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि वह लड़की भाई को जान से मार देंगी, जल्दी दरवाज़ा खोलो। मेरी माँ ने कहा तुम फिजूल ही की बातें कर रहे हो, आज उनकी शादी की पहली रात है और वह खुश है, और तुम बिना वजह उनकी खुशियों को मिट्टी में मिलाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम्हें माही पसंद थी, लेकिन वह अब तुम्हारी भाभी है। कि तुम इस तरह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हो। अभी मेहमान घर पर है, अगर मेहमानों को यह बात पता चलेंगी तो कितना बुरा होगा। मैंने माँ से कहा कि वक्त बातों का नहीं है, अगर उन्हें भाई की जान बचाना है तो उन्हें दरवाज़ा हर हाल में खोलना होगा। मेरी माँ को जब मेरी बातों पर यकीन नहीं आया तो मैं छोटी बहन को कहा जल्दी से चाबी लेकर आओ। मेरी बहन ने मुझे दरवाज़ा खोलने से रोकना चाहा। मैंने कहा कि अगर वह लोग वाकई में अंदर खुश है तो दरवाज़ा खोल देते, लेकिन इतनी देर से दरवाज़ा बजाने पर भी तो दरवाज़ा नहीं खोला। इसका मतलब है कि मैं सच बोल रहा हूँ, अंदर भाई की जान को खतरा है। अब लग रहा था कि मेरी माँ को भी थोड़ा थोड़ा मेरी बातों पर विश्वास आने लगा था। और जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने का मंजर देखकर हम सब हैरान रह गए। मेरा भाई जमीन पर फर्श पर पड़ा हुआ था और उसके सर पर खून निकल रहा था और माही के हाथ पर बंदूक थी, और उसने मेरे भाई को गोली तो नहीं मारी थी, लेकिन उसने शायद वही बंदूक मेरे भाई के सर पर मारी थी, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गए थे और उनके सर से थोड़ा खून बह रहा था। यह मंजर देखकर तो सब परेशान हो गए और फौरन से भाई को अस्पताल लेकर जाने लगे। लेकिन मेरे पापा ने तो डॉक्टर को घर में ही बुलाने का फैसला कर लिया था, वरना बहुत बदनामी होने वाली थी। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गया तो देखा कि मेरा भाई ठीक है, उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। सब माही को छोड़कर फिलहाल भाई की जान बचाने में बिजी थे। भाई की तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई तो मेरी माँ माही की तरफ बढ़ी और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटे के साथ यह सब करने की। माना कि मैं कितनी चाहत में तुम्हें अपने बेटे के लिए बहू बना कर लाई थी, और तुमने शादी की पहली रात ही मेरे बेटे की यह हालत कर दी और उसकी जान लेने की कोशिश की। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकती हूँ अगर मुझे अपने परिवार की इज्जत का ख्याल ना होता। तो माही सर झुकाकर मेरी माँ की बातें सुन रही थी। इतने में मेरे भाई को होश आ गया। मेरा भाई अपने आप को संभालते हुए खड़ा हुआ और माही से सवाल किया कि क्यों उसने भाई पर हमला किया। सब माही से सवाल कर रहे थे, लेकिन माही तो ऐसे सर झुकाए बैठी थी कि
जिसको ना अपने इस हरकत पर शर्मिंदगी थी और ना ही उसके पास सब सवालों के जवाब थे। मेरी माँ ने कहा कि मुझे परिवार की इज्जत से ज़्यादा अपने बेटे की जान प्यारी है और बेहतर इसी में है कि इस लड़की को जेल की सलाखों के पीछे भेज दो, इससे पहले कि यह मेरे घर को बर्बाद कर दे। मुझे परवाह नहीं है किसी की, किसी भी चीज़ की। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। मेरी माँ ने अपना मोबाइल उठाया। माँ ही बोल पड़ी थी, कहने लगी कि यह सब मैं आपके परिवार की इज्जत बचाने के लिए ही किया है। अगर मैं यह सब ना करती तो आज आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते और आपका सारा परिवार जलील और शर्मिंदा होकर रह जाता, खासकर आपका ही बेटा जो आज दूल्हा बनकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा था। इसे क्या मालूम कि इसकी ज़िंदगी आज बर्बाद हो जाती। मेरी नज़र पानी पीते वक्त इस कमरे में लगे इस खुफिया कैमरे पर ना पड़ती। ऐसा कहकर माही जोर से उठी और वहां जाकर मैंने कैमरा फिट किया था, उसने वहां से कैमरा खींचकर उतारा और सबके सामने फेंक दिया। सब घर वाले कैमरे को देखकर हैरान थे। किसी की आवाज़ नहीं निकली। कौन यह हरकत कर सकता है? मेरे पापा ने फौरन से मेरे बड़े भाई की तरफ देखा और कहा कि क्या तुमने यह हरकत की है? बहुत सारे लोग शादी की पहली रात को यादगार बनाने के लिए वीडियो बनाते हैं। क्या यह तुम्हारी हरकत है? पापा की बात सुनकर भाई को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम और ना ही मेरी ऐसी परवरिश है। मैं जिंदा जमीन में गड़ जाऊंगा। ना जाने माही को यह खबर कैसे हो गई कि कैसे किसी की नज़र उस कमरे तक पहुंच गई, लेकिन अभी तक यह पता ही नहीं चला कि यह काम किसने किया था। उंगली मेरी तरफ कर दी गई। मेरा नाम लेते हुए कहा कि आपका यह बदतमीज बेटा जिसे गिरी हुई हरकत की है, खूबसूरत पल को अपने कैमरे में देख रहा है, क्योंकि मेरी झोल में मैंने नोट किया था कि यह थोड़ी देर के लिए गायब हो गया और जैसे काफ़ी देर तक गायब रहा, फिर अचानक से वापस आ गया था। शायद किसी ने यह बात नोट नहीं की थी, लेकिन मैंने यह बात नोट कर ली थी और मैं समझ गई थी कि अपनी यही कारस्तानी को अंजाम देने के लिए घर आया था। मैं डर तो बहुत रहा था, लेकिन मैं माही पर गुस्सा करते हुए कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है? यह सब मैंने किया है। मेरी बात पर माही ने कहा कि आप सब मेरे साथ इसके कमरे में चले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। माही काफ़ी रफ्तार से मेरे कमरे की तरफ बढ़ गई और उसके पीछे मेरे पापा भी आने लगे और मेरी तो जैसी दुनिया बर्बाद होने जा रही थी, क्योंकि कमरे में मेरा लैपटॉप खुला पड़ा था। मैंने उसका रास्ता रोकना चाहा, लेकिन वह लोग नहीं रुके। माही तेजी से मेरे कमरे में चली आई, जहां लैपटॉप को खुला देखकर सब हैरत में पड़ गए। जहां पर भाई के कमरे की तस्वीर थी। सबसे पहले तमाचा मेरे पापा की तरफ से मुझे पड़ा था और फिर मेरी माँ ने भी मुझे थप्पड़ मारा। वह दोनों मुझे मारते ही रहे और मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। मेरे सब घर वाले मेरा तमाशा देख रहे थे और शायद सब यही चाहते थे कि मेरे पापा मुझे जान से मार डाले। मेरे पापा ने कहा कि दिल तो करता है कि तुम्हें जान से मार दूं, लेकिन तुम मेरी औलाद हो। काश कि तुम मेरे बेटे ना होते तो इस वक्त जिंदा ना होते। मेरे पापा की बात सुनकर मीरा चीख पड़ी कि क्या मैं किसी की बेटी नहीं हूँ? अपने माँ बाप की और आपके बेटे की इज्जत नहीं हूँ, जिसको यह जख्म मिलने जा रहा था और अभी आप इसको माफ करने के लिए तैयार है? माही की बात पर पापा खामोश हो गए। ऐसे सिचुएशन पैदा हो गई थी कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मेरी ऐसी हालत थी कि मैं अब जिंदा नहीं रह सकता था। मैं फौरन से भाई के कमरे की तरफ भागा और मेरे पीछे कोई नहीं आया, लेकिन मेरी बहन आ गई। वह समझ गई थी कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। माही के हाथ में थोड़ी देर पहले जो बंदूक थी, इसको मैंने उठाया और अपनी कनपटी पर रखा और एक जोरदार आवाज़ निकली, लेकिन वह गोली सीधा दीवार पर जाकर लगी थी और सब भागते हुए वहां पर आए। तो मैंने कहा कि मैं अपने आप को मारना चाहता हूँ। मेरे लिए ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। मैं शैतान के बहकावे में आ गया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं अपने ही घर वालों की नज़रों में गिर जाऊंगा। मुझे पता है आप सब लोग मुझे माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन मैं अभी शर्मिंदगी के साथ सारी ज़िंदगी जिंदा नहीं रह सकता हूँ। बेहतर इसी में है कि मुझे मर जाने दो। बहुत मुश्किल से मेरे कुछ रिश्तेदारों ने मुझे रोका। भाई साहब माही को हर बात बताया करते थे। उनकी फ़ोन पर बात होती थी और भाई ने यह भी बताया था कि उनके साइड टेबल पर उनकी बंदूक पड़ी होती है। इसलिए माही ने भाई को गोली तो नहीं मारी, लेकिन जानबूझकर उसके सर पर हमला किया। कि मैं यह सब देखकर
फ़ौरन वहाँ पर आ जाऊँ। जब मैं वीडियो देख रहा था तो माही ने भाई के सर पर हल्का सा वार किया। सारी खुशी मिट्टी में मिल चुकी थी। सबके दिल उदास थे और कुछ दिन यूं ही गुजर गए। मेरा कज़न हर वक्त मेरे साथ रहता था, कहीं मैं अपने आप को जान से ना मार दूँ। फिर मेरी इसी कज़न ने मुझे कहा कि तुमसे गलती हो गई है, लेकिन अब यही सही है कि तुम यह शहर छोड़कर चले जाओ। खुदकुशी परेशानियों का हल नहीं होता। जो पाप तुमने किया है उसके लिए तो शायद माफ़ी मांगने पर माफ़ी मिल भी जाए, लेकिन खुदकुशी की कोई माफ़ी नहीं है। तुमने आखिर खुदकुशी कर ली तो सीधा नरक में चले जाओगे। वह कहते हैं ना कि हम यह सोचते हैं कि मर जाएंगे, पर मर के भी चैन नहीं पाते। और तुम यहाँ से भागने के लिए इस जहाँ से तो जाना चाहते हो, लेकिन अगले जहाँ का सामना कैसे करोगे? बेहतर होगा कि तुम अपने पापों की माफ़ी मांगो, और हो सकता है कि वह तुम्हारे लिए अच्छा साबित हो। मैं बाहर मुल्क चले गया और आज इस चीज़ को 2 साल हो चुके हैं, और 2 साल में मैं अमेरिका में हूँ और मेरा घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं है। मैं किसी के साथ कांटेक्ट रखना ही नहीं चाहता, क्योंकि मुझ में अब हिम्मत ही नहीं है कि मैं अपने घर वालों का सामना कर सकूं। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।